जी हाँ मिसेस गर्वित, मैं अल्प सुबह शहर पहुंच गया था। मेरी आंख लगी थी कि मुझे गर्वित साहब का कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी तबीयत खराब है। मिसेस गर्वित, आपको कोई अंदाजा नहीं है, जब मैं आपके कमरे में आया ना तो आप किस हाल में थी। बुखार से इतना ज्यादा तप रही थी कि मुझे तो डर लगने लग गया था। मैंने हाथों हाथ डॉक्टर शर्मा जी को कॉल किया। सुबह करीब 5 बज रहे होंगे। वो भी तुरंत ही आ गए। उसके बाद उन्होंने आपको सलाइन दिया, लेकिन उसके बाद भी आपका बुखार सुबह तक उतरा नहीं था। मैं बता नहीं सकता कि डॉक्टर शर्मा जी भी काफी डर गए थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आप एकदम ठीक हैं। नौकर गोपाल ने आशना के सवाल का जवाब दे दिया था। इसका मतलब साफ था। भले ही गर्वित ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी आशना को लेकर वही भावना थी। गर्वित को भी आशना की चिंता हुई थी, वरना वो नौकर गोपाल को क्यों कॉल करता और उसे शहर आने के लिए क्यों कहता। हाँ, वो अलग बात है कि आने को तो गर्वित भी खुद आ सकता था, लेकिन भाई साहब, वो मर्द है ना, ऊंची नाक वाले और ऊपर से गुस्से वाला मर्द। समझ ही गए होंगे आप। जैसे ही आशना ने नौकर गोपाल के मुंह से निकली बात सुनी, उसके होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाने लगे थे, लेकिन अपनी बात को अपने मुंह में ही दबाते हुए आशना का ध्यान अपने बाउल में रखे दलिये पर गया, जिसे वो कब से चम्मच में बस हिला ही रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आशना ने दोबारा नौकर गोपाल को देखते हुए पूछा, तुम मुझे अचानक से मिसेस गर्वित क्यों बुला रहे हो? उसने तो तुम्हें मुझे मिस कहने के लिए कहा था ना। मुझे गर्वित साहब ने ही आपको मिसेस गर्वित कहने को बोला है। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए नौकर गोपाल ने आशना को स्पष्टीकरण देते हुए कहा, परसों सुबह की बात है। गर्वित साहब फैक्ट्री के लिए निकल रहे थे, आप सो रहे थे और मैं गांव के लिए निकल रहा था। गर्वित साहब ने मुझे आपको उठाने के लिए मना किया और कहा कि जाने से पहले आपके लिए कुछ खाने को बनाऊं। जब मैं गर्वित साहब से उस बारे में बात कर रहा था तो मैंने आपको मिस कहकर ही संबोधित किया था, लेकिन गर्वित साहब ने मुझे कहा कि अब से आपको मिस नहीं, मिसेस गर्वित कहकर बुलाना है। वास्तव में मुझे ये पूछने की जरूरत ही नहीं थी। गर्वित ने ही नौकर गोपाल को मुझे वो नाम से कहने को बोला होगा। नौकर गोपाल अपनी मर्जी से तो मुझे वो नाम से नहीं बुला सकता ना। आशना ने मन ही मन सोचा, लेकिन जब नौकर गोपाल के मुंह से पहली बार आशना ने मिसेस गर्वित इतने समय बाद सुना तो आशना का मन खुशी से झूम उठा था। लेकिन वो खुशियां बस आज की मेहमान थी, क्योंकि कल से नौकर गोपाल मिसेस गर्वित आशना को नहीं बल्कि संजना को कहने वाला था। जब आशना नई नई गर्वित के छोटे राजमहल में आई थी, तब नौकर गोपाल ने आशना को मिसेस गर्वित के नाम से संबोधित किया था, और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि संजना माधव राज सिंधी के बहुत करीब थी। लेकिन जब गर्वित के कानों में नौकर गोपाल के मुंह से निकले शब्द पड़े तो गर्वित ने सारी मर्यादा और इज्जत को त्यागते हुए नौकर गोपाल को आशना और लक्ष्मण के सामने जोरदार फटकार लगाई थी और उसे आशना को मिसेस गर्वित की जगह मिस के नाम से संबोधित करने को कहा था। उस दिन सिर्फ और सिर्फ नौकर गोपाल की बेइज्जती नहीं हुई थी, बल्कि आशना की भी हुई थी। गर्वित, जो पहले संजना के लिए काफी प्रतिरोध करता था, वो आज खुद सामने से नौकर गोपाल को संजना को मिसेस गर्वित कहने के लिए बोल रहा है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि गर्वित संजना को दिल से स्वीकार कर चुका है, और स्वीकार भी उसने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मैंने अपने किरदार को संजना की तरह निभाया? क्या यही सच है? उसे संजना से प्यार है? आशना जितना ज्यादा ये सब सोच रही थी, उसका दिमाग उतना ही ज्यादा खराब होता जा रहा था। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से शुरुआत करे और कैसे अंत तक पहुंचे। उसके छोटे राजमहल से विदा लेने का तो अंत आ गया था, लेकिन उसकी जिंदगी से गर्वित का नाम कभी निकलने वाला नहीं था। आशना यही सब सोचती रही और उसका हाथ ऐसे ही दलिये को चम्मच में हिलाता रहा। जब नौकर गोपाल ने अपना काम छोड़कर आशना को इस हालत में देखा तो उसे एहसास हुआ कि आशना किसी गहरी सोच में डूबी हुई है, और इतने वक्त से उसके मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकले थे। इसलिए वो अपने मुंह पर काबू नहीं रख पाया और उसने आशना से कहा, मिसेस गर्वित, अब आप क्या सोच रही हैं? दलिया ठंडा हो जाएगा अगर आप ऐसे ही उसे चम्मच से हिलाते रहोगे तो। जैसे ही आशना ने नौकर गोपाल की बात सुनी तो उसकी आंखों ने हिलते हुए अपने आप को वर्तमान में आने का संकेत दिया, और आशना ने
मुस्कुराते हुए नौकर गोपाल को देखा। उसके बाद आशना ने चम्मच उठाते हुए दलिया खाना शुरू कर दिया था। चूंकि कल पूरी रात आशना को बुखार था और उसका बदन टूट रहा था, इसलिए उसकी खाने की इच्छा इतनी ज्यादा नहीं थी। 4-5 चम्मच खाने के बाद आशना का पेट ऐसे फूल गया था जैसे मानो उसने 4-5 बाउल खत्म कर दिए हो। आशना की अब और ज्यादा खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। अब नौकर गोपाल ने देखा कि आशना ने बस थोड़ा सा ही दलिया खाया है, तो उसको आशना की फिक्र होने लगी थी। नौकर गोपाल ने आशना की दवाइयों की पुड़ियां निकाली और आशना को दवाइयां देते हुए बोला, मैडम, क्या आपको भूख नहीं लग रही है? आप क्या खाना चाहेंगी? मुझे बता दीजिए, मैं लंच में आपके लिए वही बनाऊंगा। आशना को पानी का ग्लास पकड़ाते हुए नौकर गोपाल ने फिर आशना से पूछा, क्या आप चिकन सूप और नूडल्स खाना पसंद करेंगी या फिर जो आप बोले मिसेस गर्वित? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दवाई लेने के बाद उस ग्लास को टेबल पर रखते हुए आशना ने कहा, मुझे ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और ऊपर से बिल्कुल भी भूख भी नहीं है। तुम्हें जो सही लगे ना तुम लंच में बना दो, मेरे लिए इतना ज्यादा मत सोचो। थोड़ी देर रुकने के बाद आशना ने दोबारा अपना मुंह खोलते हुए नौकर गोपाल से कहा, कल रात को तुम ठीक से सो नहीं पाए होगे ना? कैसे सोते? तुम तो बस में धक्के खाते हुए शहर आ रहे थे ना। देखो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कमरे में जाओ और थोड़ी देर सो जाओ। ठीक है मिसेस गर्वित, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बुला लीजिएगा। आशना की बात सुनकर नौकर गोपाल सोने के लिए राजी हो गया था। नौकर गोपाल की भी उम्र हो गई थी और उसे भी अपने हिस्से की नींद की सख्त आवश्यकता थी। ठीक है कहते हुए एक भीनी मुस्कान के साथ आशना भी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी और जैसे ही आशना पीछे मुड़ी और भोजन कक्ष से बाहर जाने लगी, तभी उसे अचानक याद आया कि आज उसका इस छोटे राजमहल में आखनाना सीख लिया है। तुम्हें भी मैं वो सब बता दूंगी और उनकी भी रेसिपी देखकर जाऊंगी। तुम उसके लिए वो डिशेस बना सकते हो। फिर कभी भी मिसेस गर्वित, आप गर्वित साहब के लिए खुद खाना क्यों नहीं बनाती हैं? उन्हें कितना अच्छा लगेगा अगर आप रोज उनके लिए तरह तरह की डिशेस बनाओगी तो। नौकर गोपाल ने आशना की बात का जवाब दे दिया था। मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हो जाऊंगी ना, अब शूट शुरू होने वाले ना, तो मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। आशना ने नौकर गोपाल से कहा। जी मिसेस गर्वित, आप एकदम ठीक कह रही हैं। ठीक है, आप मुझे ना वो रेसिपीज लिख कर दे देना, मैं गर्वित साहब के लिए नई नई डिशेस बना दूंगा और जब आपको वक्त मिले ना तो आप उनके लिए बना देना। नौकर गोपाल ने मजाकिया अंदाज में आशना से कहा, लेकिन अभी उसके मुंह के शब्द खत्म नहीं हुए थे। अपनी बात को खत्म करते हुए नौकर गोपाल ने आशना से कहा, वैसे गर्वित साहब को आपके हाथ का खाना ज्यादा पसंद है? जैसे ही आशना ने नौकर गोपाल के मुंह से ये आखिरी शब्द सुने, आशना के होंठ उसके दांतों में दब गए थे और आशना के मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकले थे, बल्कि आशना ने अपना सर नीचे करते हुए अपनी उदासी को छुपाने की कोशिश की और उसके बाद पीछे मुड़ते हुए भोजन कक्ष से बाहर निकल गई थी। दूसरी तरफ कल का पूरा दिन गर्वित ने 4 सीजन्स होटल में सोकर बिताया था और उसकी आंख जब तक खुली तब तक कमरे का लैंडलाइन फोन बार बार बजने लगा था। दरअसल गर्वित ज्यादा नहीं सोया था, लेकिन उठने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कितने दशकों से सो रहा। जब गर्वित की आंख खुली तो उसे यह भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि आज दिन कौन सा है, लेकिन गर्वित को तब पूरी तरह से बिस्तर से उठना पड़ा जब कमरे के फोन ने बजना बंद नहीं किया। जब गर्वित ने फोन उठाया तो सामने कोई होटल स्टाफ का इंसान नहीं था, बल्कि गर्वित का ड्राइवर लक्ष्मण था, जो काफी परेशान सुनाई दे रहा था। जब उसने कहा, गर्वित साहब मैं बोल रहा हूं लक्ष्मण। चूंकि गर्वित अभी भी नींद से जागा था, इसलिए उसकी आवाज में नींद की झलक थी। जब गर्वित ने लक्ष्मण से कहा, क्या हुआ, क्या बात है? अपने जयपुर वाले ऑफिस में कुछ हुआ है, वो लोग चाहते हैं कि जोधपुर से कोई आए और उनकी मदद करे। आपको क्या लगता है हमें वहां किसे भेजना चाहिए? जो गर्वित ने यह जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि जयपुर वाले ऑफिस में हुआ क्या है, लेकिन लक्ष्मण की बात को बीच में ही टोकते हुए गर्वित ने कहा, मेरे लिए अभी का अभी प्लेन का टिकट बुक करो, मैं जाऊंगा जयपुर वाले ऑफिस। गर्वित के इस निर्णय को सुनकर लक्ष्मण भौचक्का रह गया। गर्वित ने कल ही जोधपुर वाले ऑफिस में काफी तोड़फोड़ करी थी और उसका कैबिन तो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लक्ष्मण अभी भी असमंजस की स्थिति में था, लेकिन
आखिर वो करता भी क्या। इसलिए कुछ सेकंड्स बाद लक्ष्मण ने गर्वित से कहा, जी जी गर्वित साहब, ठीक आधे घंटे बाद मुझे फोर सीजन्स होटल के बाहर मिलो, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। रास्ते में आते वक्त क्या तुम मेरे लिए एक नया फोन ले सकते हो। थोड़ा रुकने के बाद गर्वित ने लक्ष्मण को और दिशा निर्देश देते हुए कहा, ऑफिस के कमरे में मेरे कुछ साफ कपड़े पड़े हैं, उनमें से क्या एक दो ड्रेस लेकर आ सकते हो। जी जी गर्वित साहब, सारा काम हो जाएगा। ये कहते हुए लक्ष्मण ने कॉल कट कर दिया था। कॉल रखने के बाद गर्वित ने अपना सर बेड पर टिकाया और कुछ मिनट ऐसे ही लेटे रहा। उसके बाद गर्वित ने सिगरेट जलाई और सिगरेट को अपने पूरे 3 मिनट दिए। सिगरेट जब पूरी खत्म हो गई तो अपने ऊपर से रजाई हटाते हुए गर्वित बिस्तर से बाहर आ चुका था। बिस्तर से बाहर आते ही गर्वित कमरे में लगी विशाल खिड़की के पास गया और पर्दा हटाते हुए शहर का रात का नजारा देखने लगा था। जब तक गर्वित की आंखें दुखने नहीं लगी थी, गर्वित की आंखें खिड़की से बाहर ही झांक रही थी। उसके बाद गर्वित ने अपनी कलाई में पहनी घड़ी की ओर देखा और सोचने लगा कि लक्ष्मण उसके पास कब तक आएगा जिससे वो अपने कपड़े पहने और होटल के बाहर निकल सके। जब लक्ष्मण और गर्वित एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे तो लक्ष्मण को याद आया कि उसने गर्वित की वापसी की फ्लाइट बुक नहीं की है। इसलिए तुरंत ही गर्वित से कहा, गर्वित साहब, जयपुर वाले ऑफिस का मामला इतना ज्यादा गंभीर भी नहीं है। मुझे लगता है कि कल सुबह तक सब कुछ सही हो जाएगा। क्या मैं आपकी जोधपुर वापसी की टिकट कल दोपहर की करवा दूं? गर्वित का ध्यान लक्ष्मण की बात पे कम और खिड़की से बाहर ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो गर्वित किसी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद गर्वित ने अपने सकारात्मक और शालीन अंदाज में लक्ष्मण के सवाल का जवाब देते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है, तुम बात के लिए भी टिकट बुक कर सकते हो। गर्वित के जयपुर जाने का असल कारण यह था कि उसके लिए वो एक नई जगह होती जहां पर वो थोड़ा आराम करना चाहता था, घूमना चाहता था और घर परिवार और संजना की बातों से मुक्त होना चाहता था। ये सोचते हुए गर्वित ने लक्ष्मण से कहा, क्या वो आज तक वाले और बिजनेस सीसीएन वाले पहले भी मेरे इंटरव्यू के लिए 2 बार पूछ चुके हैं ना? उनसे बात करो और देखो, अगर वो फ्री हैं तो 1-2 दिन में इंटरव्यू के लिए डेट पक्की कर दो। जी जी गर्वित साहब। लक्ष्मण को राज सिंधी परिवार के लिए काम करते हुए काफी साल हो गए थे। पहले वो माधव राज सिंधी का ड्राइवर था, लेकिन गर्वित को शुरू से देखता रहा था। लक्ष्मण भले ही गर्वित के दिमाग का हर विचार नहीं समझ पाता था, लेकिन कुछ विचारों को वो गर्वित के दिमाग में पकड़ लेता था। उसने कभी भी गर्वित को मीडिया के सामने जाते हुए नहीं देखा था। लक्ष्मण जानता था कि अगर गर्वित इंटरव्यू करना चाहता है तो वो केवल जोधपुर वापस न जाने का बहाना ढूंढ रहा था। क्या आशना गर्वित को देखे बिना ही छोटे राजमहल को छोड़ देगी? क्या जाते जाते भी आशना को गर्वित के दर्शन नहीं होंगे? जब गर्वित जयपुर से लौटकर आएगा तो अपने सामने किसे पाएगा? आशना को या संजना को? क्या होगा उसके बाद? क्या संजना और आशना ठीक से अपना किरदार बदल पाएंगी? क्या गर्वित की मुलाकात आशना से होगी आशना के